ये देख के मुझे एटलीस्ट काफ़ी अच्छा लगा कि द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 ने अपना इमोशनल कोर बिल्कुल भी नहीं खोया, बल्कि पहला एपिसोड ये कंफर्म करता है कि आगे और भी बोल्ड ब्रेक थ्रूज और नैरेटिव में मोड़ आने वाले हैं उन कैरेक्टर्स के बीच जो हमें काफ़ी पसंद है। कहानी में अभी एली और जोल के बीच काफ़ी टेंशन चल रही है। शायद ये एक ऐसी फेज है जो हर एक टीनेजर की लाइफ में आता है, लेकिन इन दोनों के बीच एक असली प्रॉब्लम है जो सिर्फ एक टिपिकल टीनेज बेटी की अपने पेरेंट्स से नाराजगी से भी कई ज्यादा गहरी है। दोनों एक बड़े इशू के बारे में बात ही नहीं करना चाहते और जितना ज्यादा टाइम निकलता जाता है ये झूठ उतना ही ऑब्वियस लगने लगता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं कि द लास्ट ऑफ अस के सीजन 2 के पहले एपिसोड में क्या हुआ। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। पिछले सीजन के अंत में जोल ने एली से एक बहुत बड़ा झूठ बोला था। उसे पता था कि उसे जिंदगी भर उस झूठ का बोझ उठाना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने फायरफ्लाई ग्रुप के लगभग सारे लोगों को मार दिया था जो एली को मार के उसके ब्रेन से कॉर्डिसेप्स का वैक्सीन बनाना चाहते थे, और जोल पूरे इंसानियत के बदले में एली को चुनता है। हो सकता है जोल ने ये सोचा हो कि अगर एली को सच पता होता कि उसकी डेथ से दुनिया बच सकती है तो शायद वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती। अगर एली को पता चल जाता कि जोल ने उसके लिए इतने लोगों को मार दिया है तो वो उसे हमेशा नफरत करती। पिछले 5 सालों में काफी कुछ बदल गया होगा जब जोल और एली ने जैक्सन वायोमिंग के सैंक्चुअरी में सेटल होना स्टार्ट किया, लेकिन जिस स्टेट में अब हम एली और जोल को देख रहे हैं वो कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। ये तो ऑब्वियस है कि जोल जैसा ट्रेडिशनल सोच वाला आदमी कभी कभी अपनी 19 साल की मुंह बोली बेटी के नापसंदी के लिस्ट में आ ही जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक हार्मोनल टीनेजर के अपने बाप पे गुस्सा होने का केस नहीं लग रहा। एली इतनी ज्यादा नाराज है कि वो जोल से सिर्फ उतना ही बोलती है जितना जरूरी हो, और जब डिना जो एली की दोस्त है और जैक्सन कम्युनिटी का हिस्सा भी जोल से पूछती है कि उसकी बेटी उससे इतनी गुस्सा क्यों है, तो जोल भी ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं लगता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जोल ट्राई नहीं कर रहा। एक्चुअली वो थेरेपी जा रहा है, और चाहे गेल जो जैक्सन की इकलौती साइकोथेरेपिस्ट है जिसे जोल मीट करता है, सरफेस पे थोड़ी अजीब सी दिखती है और उसे गांजे की थोड़ी लठी क्यों ना लगी हो, लेकिन वो जोल की कोपिंग के लिए काफी मददगार साबित होती है। लेकिन जोल और गेल का डायनामिक भी उतना सिंपल नहीं है जितना शुरू में लग रहा था। जब ये रिवील होता है कि जोल ने किसी वजह से गेल के हस्बैंड यूजीन को मारा था और गेल अभी भी उसके गम और गुस्से में डूबी हुई है, तब ये हमें सच में सोचने पे मजबूर करता है कि वो जोल की मदद कैसे कर पा रही है। लेकिन गेल एक प्रोफेशनल है। जोल का दर्द और कंफ्यूजन उसे काफी अच्छे तरह से समझ आता है। उस मोमेंट में वो सिर्फ एक कंफ्यूज्ड बाप है जो सोच रहा है कि उसकी अपनी बेटी उससे नाराज क्यों है, जबकि एक दूसरी लड़की डिना उसे पसंद करती है। लेकिन गेल जोल को आसानी से समझ जाती है। उसे पता है कि चाहे जोल कितना भी गुस्सा दिखाए या कंप्लेन करे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपा रहा है। शायद गेल ये भी एक्सपेक्ट करती हो कि जोल को थोड़ा प्रोवोक करके वो उससे सच बुलवा लेगी, जैसे कि कहीं जोल ने एली को हर्ट तो नहीं किया। जब जोल उसे एक वेग सा जवाब देता है कि एली उससे क्यों गुस्सा है, तब उसके जवाब से ये समझ आ जाता है कि वो इस वक्त एक अच्छा बाप क्यों नहीं बन पा रहा। वो कहता है कि एली इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसने उसकी जान बचा ली है। हाँ, ये फैक्ट तो सच है, लेकिन ये एली के नाराज होने का असली रीजन नहीं है, और असली वजह ये भी नहीं थी कि जोल ने झूठ क्यों बोला था। जोल एली के लिए सब कुछ था, और जब कोई ऐसा इंसान जिसे आप इतना ट्रस्ट करते हो आपसे झूठ बोलता है तो वो अंदर से किसी भी इंसान को तोड़ दे सकता है। जितना ज्यादा जोल अपने गुस्से को पकड़ के रखेगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा उसे सही काम करने में, यानी उसे सच बोल के माफी मांगने में। एली अब बड़ी हो चुकी है, और इसका मतलब यह है कि वो अपनी एक सॉलिड कंप्लीट आइडेंटिटी डेवलप कर रही है। उसके अंदर का गुस्सा अभी भी गया नहीं है, बल्कि अब जब उसके पास उस गुस्से के साथ कुछ करने की आज़ादी है तो वो और ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो गई है। वही सारी एनर्जी एली अपने कॉम्बैट ट्रेनिंग में डाल रही है, लेकिन जो चीज़ थोड़ी कंसर्न वाली है वो ये है कि उसके अंदर का ये गुस्से की आग उसे थोड़ा रेकलेस भी बना रही है। जोल के भाई टॉमी की गाइडेंस में एली एक बहुत अच्छी शूटर बन चुकी है, लेकिन उसे ये एक्सेप्ट करना पसंद नहीं है कि अभी भी उसे काफी कुछ सीखना बाकी है। उसकी टिपिकल टीनेज एरोगेंस उसे उसकी लिमिटेशंस देखने ही नहीं देती। इसी वजह से उसकी रेपुटेशन खराब हो गई है। अब उसे एक ऑर्डर्स ना मानने वाली लड़की की तरह देखा जाता है जो हर पेट्रोल मिशन पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर ही देती है।
ये सब देखते हुए लोग सीरियसली सोच रहे हैं कि उसे पेट्रोल ड्यूटी से हटा दिया जाए, लेकिन एली का तो टॉमी पे फुल कंट्रोल है। तो अंत में टॉमी मान ही जाता है और उसे पेट्रोल पे भेज देता है। एली एक टाइम पे तो चिल्ला के बोलती भी है कि उसे ज़ॉम्बीज ने काट लिया है और वो इम्यून है। एली अब झूठ बोल बोल के थक चुकी है। अब तो उसकी फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है कि वो झूठ बोलना भी छोड़ना चाहती है, चाहे उसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। पेट्रोल पे निकल के डिना और एली अपने मर्जी से कुछ भी करने लग जाते हैं, अपने लीडर को इग्नोर करते हुए। अब तक तो डिना एली जैसी लड़की नहीं लग रही थी, लेकिन पेट्रोलिंग सीन में उनका केमिस्ट्री देख के लगा कि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर है। और ऊपर से ये भी फैक्टर है कि डिना भी एली की तरह थ्रिल चेजर थी। जब वो दोनों रास्ते में एक आधा खाया हुआ भालू देखते हैं और अपने लीडर के क्लियर ऑर्डर को इग्नोर करके एक सुपर डेंजरस सिचुएशन में घुस जाते हैं, तब लगता है कि ये दोनों खुद को हैंडल करने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। इन्होंने तो ज़ॉम्बीज मारना एक गेम बना लिया है। लेकिन जो चीज याद रखनी चाहिए वो ये है कि डिना इम्यून नहीं है। सिर्फ मजे लेने के लिए ज़ॉम्बीज ढूंढना और उन्हें मारना ये डिना के लिए एक डेंजरसली रिस्की गेम साबित हो सकता है। और क्योंकि एली ने अपने बाइट के निशान को एक टैटू से कवर किया हुआ है, लगता तो नहीं कि उसने डिना को अपनी इम्यूनिटी के बारे में बताया होगा, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि एली कॉर्डिसेप्स की क्योर की चाबी है तो उसकी जिंदगी और भी ज्यादा खतरे में पड़ सकती है। एनीवे, एक बिल्डिंग में एक ज़ॉम्बी को मारते टाइम फर्श टूट के एली नीचे गिर जाती है और डिना के आने से पहले वो एक और ज़ॉम्बी से मुकाबला करती है। अगर ये एक नॉर्मल क्लिकर या रनर होती तो एली के लिए इसे हराना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो चीज नीचे उसके साथ थी वो कुछ और ही थी। ये ज़ॉम्बी बिल्कुल अलग थी। ये चुपके से एली के पास क्रॉल करके आती है और क्लियरली इंटेलिजेंट बिहेवियर शो करती है, जैसे कि कवर के पीछे छुपना और फिर एक सडन प्लान अटैक करना। हाँ, आखिरकार एली ने उस ज़ॉम्बी को मार ही दिया, लेकिन वो ये सोच के घबरा गई कि उसने एक ऐसे ज़ॉम्बी का सामना किया था जो सोच सकती थी और प्लान कर सकती थी। उस ज़ॉम्बी के काटने की वजह से वो नहीं मरेगी, लेकिन जब वो घर जाके बिना डरे एक नाइफ उठा के बाइट के आसपास का एरिया काट देती है, तब हमें उसके पेन टॉलरेंस का एक चिलिंग ग्लिम्स मिलता है। जैक्सन की काउंसिल शायद ये होप कर रही हो कि ये स्मार्ट ज़ॉम्बी बस एक ही थी, लेकिन जो ज़ॉम्बी एली ने मारा वो इवॉल्व कर रही थी, जो शायद आगे जाके और इंटरेस्टिंग टर्न्स ले ले। और ये रेवलेशंस इस कम्युनिटी के लिए उनकी लाइफ डेफिनेटली और मुश्किल बनाने वाली है। अपोकलिप्स थ्रिलर्स में सर्वाइवल की इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल तो दिखाई जाती है, लेकिन एक चीज जो रेयरली हाईलाइट होती है वो ये है कि जिंदा रहने में एक्चुअली कितनी मेहनत लगती है। जैसे टॉमी और उसकी वाइफ ने जो कम्युनिटी बनाई है उसको चलाए रखने के लिए डेली बेसिस पे उन्हें बहुत काम करना पड़ता है। पिछले 5 सालों में उन्होंने काफी लोगों को अपने कम्युनिटी में जगह दी है और इस जगह के अनऑफिशियल फोरमैन के रूप में जोल के ऊपर हमेशा प्रेशर रहा है कि सिर्फ सर्वाइव ही नहीं बल्कि एक सही मायने में इंसान जैसी लाइफ सबको मिलती रहे। उसने लिटरली अपनी जान लगा दी है लोगों को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में। अब सिचुएशन ये हो गई है कि वो और ज्यादा जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता। एक थका हुआ आदमी किसी के काम नहीं आता। तो जोल अब फिर से कुछ टफ डिसीजंस लेने की सिचुएशन में आ गया है। जब वो टॉमी की वाइफ मरिया को ये याद दिलाता है कि अब उनके पास सर्वाइवर्स के लिए और जगह नहीं है, कि उन्हें अब लोगों को वापस भेजना शुरू करना पड़ेगा, तो वो बस प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन मरिया की तरफ से भी ये इमोशन समझना उतना मुश्किल नहीं है कि कैसे वो हेल्पलेस लोगों को मौत के मुंह में धकेलने का सोच भी नहीं सकती। आफ्टर ऑल, अगर वो कम्युनिटी ना होती तो वो खुद भी शायद सरवाइव नहीं कर पाती। लेकिन जोल भी गलत नहीं है। वो एली के साथ अपना रिश्ता सुधारने की भी थोड़ी एफर्ट डाल रहा है, जैसे कि जब वो उसके गिटार को खराब हालत में देखता है तो उसे ट्यून करने लगता है। फिलहाल एली जोल के साथ प्रैक्टिकली तो नहीं रहती और साथ ही एली को नहीं लगता कि उसका डिना के साथ रिलेशनशिप में जाने का कोई चांस है। इसी वजह से जब डिना क्लियरली उसके साथ फ्लर्ट करती है उनके कम्युनिटी सेलिब्रेशन के दौरान, तो एली समझ ही नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि डिना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में कॉन्फिडेंट है और जब ये दो लड़कियां एक दूसरे के साथ प्यार में इन्वॉल्व हो रही होती है तब एक होमोफोबिक आदमी सेथ को ये देखकर प्रॉब्लम होती है। वही मोमेंट पे जोल स्टेप इन करता है और सेथ को सही जवाब देता है। लेकिन इस सब के बाद भी जोल और एली के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहता है। एली अपना पूरा गुस्सा पकड़ के बैठी है। शायद वो अभी जोल की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस उम्मीद यह है कि उन लोगों का रिश्ता सुधर जाए। ऊपर से अब उन दोनों के लिए सब कुछ और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सिचुएशन पहले ही खराब थी जब जैक्सन का एक सप्लाई पाइप
फट गया था और जोल के ऊपर उसे ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। और अब पाइप से कॉर्डिसेप्स के एक्सटेंशंस भी दिख रहे हैं, मतलब वो डेडली फंगस अब कम्युनिटी के अंदर घुस चुकी है। क्योंकि ये फंगस एक हाइव माइंड जैसा काम करता है, तो आई गेस इस कम्युनिटी पे भी बहुत जल्द एक अटैक होने वाला है। अगर इसे तुरंत हैंडल नहीं किया गया तो ऐसा भी हो सकता है कि क्लिकर्स कम्युनिटी के बीच में ही दिखने लग जाए। बाय द वे, एबी से हम पहली बार मिलते हैं सीजन 2 के एपिसोड 1 के ओपनिंग सीन में। वो उन फायरफ्लाइज की मौत का गम मना रही थी जिन्हें जोल ने मार दिया था। एबी ने अपने साथियों को रिवेंज लेने के लिए तैयार किया था। लगता तो यही है कि उस मैसेकर में उसने किसी अपने को खोया था और उसकी आंखों में ये क्लियरली दिख रहा था कि वो किसी भी हाल में अपना मिशन नहीं छोड़ने वाली। पिछले 5 साल से एबी और उसका रिवेंज सीकिंग फायरफ्लाइज का ग्रुप जोल को ढूंढने में लगा हुआ है। एबी जोल को एक स्लो और पेनफुल मौत मारना चाहती है क्योंकि उस आदमी ने उसके दोस्तों का बेरहमी से कत्ल किया था। जोल को बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता कि कुछ लोग उसकी जान के पीछे हाथ धोके पड़े हैं और एबी की नई फायरफ्लाइज टीम शायद अभी उसकी कम्युनिटी के पास ही आ रही है। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 के पहले एपिसोड को देखने के आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।